सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की कॉम्पोजिशन यानी कि दो फंक्शंस को कंबाइन करना, एक तरह से कंबाइन करना, ठीक है ना, उनका संयोजन करना, उन्हें मिलाना आपस में। किस तरह मिलाना, अंडर विच कंडीशंस हम उन फंक्शंस को कंपोज करेंगे, तो वो सारी चीज़ आज के लेक्चर में हम समझेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन से पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। उस एग्जाम्पल से आपको कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आफ्टर दैट हम उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए, देखो आप सब अब 12th क्लास में स्टडी कर रहे हो, तो आपने क्लास 10 के एग्ज़ाम तो दे लिए हैं आपने, तो आप सभी ने तो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो बोर्ड ने आपको कोई ना कोई रोल नंबर भी इशू किया होगा। तो हम यहाँ पर 3 सेट्स लेकर चल रहे हैं। मैं 3 सेट लेकर चल रही हूँ। फर्स्ट इज़ द सेट ए ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम। क्लियर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, तो सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ 5 स्टूडेंट्स चूज़ कर रही हूँ एंड दे आर A1, A2, A3, A4 एंड A5। मैंने ये 5 स्टूडेंट्स चूज़ किए और इन सब को कोई ना कोई रोल नंबर असाइन हुआ होगा और रोल नंबर नेचुरल होते हैं। तो B मैं कह सकती हूँ। A क्या है आपका? A इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम एंड B क्या है? B इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसमें आपको कुछ रोल नंबर्स दिए गए हैं। तो सपोज कर लीजिए कि A1 का 1 ही रोल नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। देखिए वैसे इन जनरल बोर्ड्स के रोल नंबर काफ़ी लॉन्ग होते हैं। सपोज आपने 2019 में एग्ज़ाम दिया है, फिर आपका स्कूल कोड आ जाता है और फिर आप इतने बड़े बड़े रोल नंबर्स आपको मिलते हैं, तो वो हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारा टाइम यहाँ पर फिर वेस्ट होता है। मैंने मान लिया कि A1 का रोल नंबर 1 है, A2 का रोल नंबर 2 है, A3 का 3 है, A4 का 4 है, A5 का 5 है और A से B तक ध्यान देंगे। A से B तक मैंने एक फंक्शन f डिफाइन किया है, जिसमें f ऑफ A क्या है? f ऑफ A है रोल नंबर असाइंड टू द स्टूडेंट A। ठीक है भाई, A स्टूडेंट को जो रोल नंबर असाइन हुआ है उसकी इमेज वही है। क्लियर। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि A1 की इमेज 1 है, A2 की इमेज 2 है, भाई A3 की इमेज 3 है और A4 की इमेज 4 है एंड द इमेज ऑफ A5 इज 5। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक आपको? अब आगे क्या होता है कि जैसे ही ये क्वेश्चन पेपर आपके हो जाते हैं, एग्ज़ाम आपके हो जाते हैं, जो आंसर शीट है वो बोर्ड में चली जाती हैं। अब बोर्ड में क्या किया जाता है कि आपके रोल नंबर्स जहां आप राइट करते हो, एंड इट्स रियलिटी, ये कोई फेक एग्जाम्पल नहीं है, इट्स रियलिटी, क्योंकि हमने खुद मार्किंग की हुई है तो हमें भी पता होता है। तो वहाँ जो आपका रोल नंबर वाला पेज होता है उसे टीयर कर दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है और वहाँ पर एक कोड पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, कि ये रोल नंबर है तो इस रोल नंबर को एक स्पेशल कोड, इसको हाइड कर देंगे, या तो इसको हाइड कर देंगे या यहाँ से इसको टीयर करके इसके प्लेस पर एक कोड डाल देंगे कि इस रोल नंबर का जो कोड है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर मैंने डाल दिया कि 00001 ऐसे करके डाल दिया। अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? लॉट ऑफ डिफरेंस। एग्जामिनर के सामने आपका ये कोड जाएगा, तो अगर आपने एग्जामिनर को आपका रोल नंबर मालूम भी है तो वहाँ पर जब वो मार्किंग करेगा तो उसे नहीं पता कि ये किस स्टूडेंट की आंसर शीट है। क्लियर। तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से बोर्ड क्या करता है कि इन रोल नंबर्स को हाइड करके इनके प्लेस पर एक कोड दे देता है। तो C मैंने सेट ले लिया उन सभी कोड्स का। ठीक है, और कोड्स भी मैं मान रही हूँ कि नेचुरल हैं, तो C भी अगेन क्या होगा? N का सबसेट होगा। क्लियर। तो वो कोड्स क्या हो गए? मान लीजिए कि 10th क्लास है, 1 रोल नंबर है तो 101, 102, 103, 104, 105 एंड सो ऑन। ये कोड्स हो गए हमारे। तो इस बच्चे को 101 कोड मिल गया
इस बच्चे को 102, 103, 104 एंड 105 ये कोड्स मिल गए। अब मैं अगर थोड़ी देर के लिए ए को भूल जाऊं तो बी को सी से जोड़ा गया है, यानी इस बच्चे के रोल नंबर को इसके कोड से मैप किया गया है, तो ये एक फंक्शन बन रहा है आपका। तो इस फंक्शन को मैं नाम दे सकती हूँ फंक्शन जी। क्लियर। और जी क्या है, देखो ये एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि एफ एक मैपिंग है, एफ एक फंक्शन है ए से बी तक। फंक्शन क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट को रोल नंबर असाइन हो रहा है। ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि हर रोल नंबर को एक कोड दिया है, यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ मैं इस बात को राइट करती हूँ कि जी एक फंक्शन है बी से सी तक, और बी के हर एलिमेंट की इमेज क्या है? कोड असाइंड टू द रोल नंबर। ठीक है भाई, कोड असाइंड टू द रोल नंबर। रोल नंबर को जो कोड दिया गया है वो है यहाँ पर। तो जी ऑफ 1 की इमेज क्या है? 101। जी ऑफ 2 क्या है? 102। जी ऑफ 3 इज बेटा जी 103। सिमिलरली 104 एंड 105। आई थिंक यहाँ तक आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने 2 बार फंक्शन डिफाइन किए। एक फंक्शन मैंने एफ डिफाइन किया सेट ए से बी तक, दीज आर स्टूडेंट्स एंड दीज आर द रोल नंबर्स असाइंड बाय द बोर्ड टू द स्टूडेंट्स। ओके, और फिर जब बोर्ड में हमारी आंसर शीट चली जाती है तो हर रोल नंबर को एक कोडिंग दे दी जाती है, तो ये वो मैपिंग है। क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखो, हम स्टूडेंट ए पर फोकस करते हैं, A1 पर, तो एक्चुअल में जो A1 है उसका रोल नंबर 1 है, लेकिन जब उसका पेपर मार्किंग के लिए आगे जाता है तो उसको वहाँ पर जो भी टीचर है, जो भी एग्जामिनर है, उसे 1 नहीं दिखेगा, उसे 101 वहाँ पर विजिबल होगा। तो ये A1 कहीं ना कहीं 101 से जाके जुड़ गया। A1 जो 1 से मैप हो रहा था वही A1 101 से मैप हो गया। तो यहाँ से जो यहाँ तक ये मैपिंग गई है ये कॉम्पोजिशन कहलाती है। कॉम्पोजिशन कहलाती है, यानी कि A1 की मैपिंग अब किससे हो रही है? 101 से। A1 किस फंक्शन में हो रही है वो मैं भी आपको बताऊंगी। A1 की कोडिंग हो गई 101, A2 की कोडिंग हो गई 102, A3 की कोडिंग हो गई 103, A4 की कोडिंग हो गई 104 और A5 की कोडिंग हो गई 105। यानी बीच में से रोल नंबर्स गायब हो जाते हैं आपके। अब रोल नंबर्स का कोई रोल नहीं रहा यहाँ पर। अब डायरेक्ट मैपिंग हो रही है स्टूडेंट और कोडिंग की। क्लियर। तो स्टूडेंट से कोडिंग तक, ए से सी तक पहुँचने तक हमने जो फंक्शन डिफाइन किया दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एफ एंड जी। और इस कॉम्पोजिशन को बेटा जी हम बोलते हैं GOF। क्या बोलते हैं हम इसे? GOF। ओ सिंबल होता है जो कॉम्पोजिशन को डिनोट करता है, और ये कैसे मैप होता है ये अब आपने देखना है। GOF को अगर मैं X पर डिफाइन करती हूँ, X मीन्स एनी एलिमेंट ऑफ A, तो पहले तो आप ये देखो कि GOF, देखो नाम अब आपको उल्टा लग रहा होगा कि GOF, लेकिन ये A से सीधा C को जोड़ रहा है। ये मैपिंग, ये जो मैपिंग मैं यहाँ शो कर रही हूँ आपको, ये मैपिंग सीधा A से किसको जोड़ रही है? C को। तो इस मैपिंग को हम GOF कहेंगे। तो GOF हमारा एक फंक्शन हो गया जो A से डायरेक्ट C को जोड़ता है। ट्रांजिटिविटी का अगर आपको थोड़ा ध्यान हो कि राम का भाई लक्ष्मण है, लक्ष्मण का भाई भरत है, तो राम का भाई भरत है, हम सीधा ट्रांजिटिविटी में A को C से रिलेट कर देते हैं, बीच वाला गायब हो जाता है। इन द सेम वे हम थोड़ा सा वहाँ से आइडिया ले सकते हैं इस चीज़ का कि A की मैपिंग डायरेक्ट C से हो रही है। तो ये जो मैपिंग है ये कॉम्पोजिशन कहलाती है, और इसके एलिमेंट की इमेज अब यहाँ पहुँच जाती है। तो यहाँ जो इमेज होगी वो कैसे कंसीडर होगी? GOF। समझें पहले इस चीज़ को, क्या मतलब है। अब मैं A की बात कर रही हूँ, तो A में एलिमेंट्स A1, A2, A3, A4, A5। तो मैं इसके अंदर इनकी इमेजेज अभी चेक करती हूँ। देखें ज़रा, GOF के अंडर अगर मैं A1 की इमेज फाइंड करना चाहूँ तो मुझे पता है A1 की इमेज क्या है? 101 आ रही है। A1 की इमेज 101 आ रही है, लेकिन लिखेंगे कैसे? G एज इट इज़ रह जाएगा, और F ऑफ A1 यहाँ हम राइट करेंगे। F ऑफ A1 का मतलब है कि A1 को पहले कौन सा रोल नंबर मिला है, पहले
वो देखना है, फिर कोडिंग देखनी है। यानी कि A1 की इमेज F के अंडर क्या है, A1 की इमेज F के अंडर क्या है, तो A1 की इमेज F के अंडर 1 है, और 1 की इमेज G के अंडर क्या है, तो 1 की इमेज G के अंडर 101 है। तो GOF के अंडर जो A1 की इमेज आई है वो इमेज कितनी है, 101 है। यानी कि A1 अब किससे जुड़ रहा है, 101 से जुड़ रहा है। तो ये जो GOF है, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ F एंड G। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक बार डेफिनेशन से और एरो डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ यहीं पर। अब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन देखते हैं बेटा। हमने मान लिया लेट f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम a सेट टू b सेट, क्लियर, एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट b टू c। दोनों में कॉमन क्या है, ये b सेट कॉमन है। जो f के लिए को डोमेन है वो g के लिए डोमेन बन गया। तो f एक फंक्शन है जो a से b पर मैप हो रहा है, g एक फंक्शन है जो b से c पर मैप हो रहा है। देन composition of functions f and g is denoted by GOF from a to c। उसे हम GOF कहेंगे। A से C पर जाएगी वो मैपिंग, और गिवन बाय यानी उसे हम मेज़र कैसे करेंगे, उसके अंडर मैपिंग कैसे करेंगे। तो GOF ऑफ x क्या होगा, G ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A, क्लियर। ओ जस्ट आपको ये शो करने के लिए है कि हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को अगर मैं डायग्राम से लेती हूँ तो ये A है, ये आपका B है, A से B पर आपका फंक्शन f जा रहा है, ये आपका सेट C है, B से C पर जो मैपिंग हो रही है वो G हो रही है। तो अब आप एक बात को ध्यान दें, मैंने आप 11th का मेरा लेक्चर देखिएगा फंक्शंस पर, उसमें मैंने बताया है कि फंक्शन एक तरह की मशीन होती है कि अगर मैं इसमें कोई भी इनपुट डालती हूँ, ये f है, इस f में मैं कुछ डालूँगी तो वो यहाँ जाएगा, तो ये x यहाँ है, तो x को जब मैं इस f रूपी मशीन में डालूंगी तो यहाँ जाकर ये क्या बन जाएगा, fx। बाकी आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, 1 1 on 2 ये सब आप इक्विवेलेंस वगैरह कर चुके हैं। तो x की इमेज यहाँ क्या हो जाएगी, fx, और इसी ये इमेज हो जाएगी, और इसी fx को जब g के अंडर मैप करेंगे तो ये बन जाएगा g ऑफ fx। क्या बन जाएगा, g ऑफ fx, जिसे हम GOF ऑफ x बोलते हैं। और ये वो मैपिंग है जो A से C तक डायरेक्ट जाती है, जो कि GOF यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस कहलाती। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं NCERT से, एंड दिस इज़ एग्जांपल नंबर 15 ऑफ योर NCERT। देखिए क्या है एग्जांपल कि f इज़ अ फंक्शन from 2 3 4 5 2 3 4 5 9, ओके, एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट। देखो भाई सेट कौन सा है, 3 4 5 9, ये कॉमन है, मैं बता चुकी हूँ, A से B, B टू C, और C आपका यहाँ क्या है, 7 11 15। गिवन बाय क्या फंक्शन गिवन है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 4 एंड f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, क्लियर, ध्यान देंगे। और g की इमेजेस क्या हैं, g ऑफ 3 इज इक्वल टू g ऑफ 4 इज इक्वल टू 7, एंड g ऑफ 5 इज इक्वल टू g ऑफ 9 इज इक्वल टू 11। और हमें क्या फाइंड करना है, GOF। इधर मैं आपको ये क्वेश्चन कराती हूँ एरो डायग्राम की हेल्प से, और वहाँ फिर मैं आपको ये GOF वाले तरीके से कराती हूँ। गॉट इट। तो A हमारा जो सेट है, फर्स्ट ले लेती हूँ मैं 2
3 4 5। क्लियर है भाई। बी हमारा सेकंड सेट ले लेते हैं 3 4 5 9। सी हमारा थर्ड सेट ले लेते हैं भाई 7 11 और 15। बड़े आराम से समझना है आपने इन क्वेश्चंस को, कोई जल्दी नहीं करनी है। तो यहाँ कहता है f ऑफ 2 3 है, यानी कि 2 की इमेज 3 है, f ऑफ 3 4 है, फंक्शन f के अंडर 3 की इमेज 4 है। जिन स्टूडेंट्स को फंक्शन में थोड़ा डाउट हो तो वो मेरे चैनल पर क्लास 11th के लेक्चर्स देखें, वहाँ से आप पहले फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करें। f ऑफ 4 और f ऑफ 5 दोनों ही 5 हैं, यानी 4 की इमेज भी 5 है और 5 की इमेज भी 5 है। ये हो गई फंक्शन f की मैपिंग। अब हम बात करते हैं फंक्शन g की। g ऑफ 3 7 है, यानी कि 3 की इमेज 7 है, 4 की इमेज भी 7 है। क्लियर। और 5 और 9 दोनों की इमेज 11 है, 5 की इमेज 11 है और 9 की इमेज भी 11 है। अब आपने GOF फाइंड करना है। एक तो आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि GOF है क्या। GOF एक फंक्शन है A से C तक, ABC। इट मीन्स डोमेन A है और कोडोमेन हमारा C है। तो जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे या फाइंड करेंगे तो डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज हमने फाइंड करनी है एक तरह से। तो GOF के अंडर A में जितने भी एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 5, इन चारों की इमेज हमने GOF के अंडर फाइंड करनी है। तो ये हम सबको पता है कि GOF ऑफ X क्या होता है, ये होता है G ऑफ fx। पहले मैं यहाँ से अब आपको बताना चाहूँगी, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, GOF है ये, ध्यान से देखेंगे भाई। हम पहले 2 की इमेज यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं भाई, हम 2 की इमेज फाइंड कर रहे हैं। तो GOF के अंडर 2 की इमेज, देखो वर्बल बताऊँ, 2 की इमेज क्या है 3 और 3 की इमेज क्या है 7। तो 2 डायरेक्ट किससे जाके जुड़ गया 7 से। भाई एक मशाल लेकर बच्चे भाग रहे हैं, इसने ये मशाल इसको दी और इसने इसको दी, तो 2 के थ्रू वो मशाल कहाँ तक पहुँच गई 7 तक। अब ये मशाल समझ आ रही है कि नहीं आपको। भाई कोई भी ये रेस वगैरह होती हैं तो वो पास करते हैं ना, 400 मीटर की जो रिले रेस होती है तो 4 बंदे खड़े हो जाते हैं, 100 मीटर पर जाकर वो अगले को थमा देते हैं, इस तरह का। तो अब वो मान के चल सकते हो कि 2 ने 3 को पार्सल किया, 3 ने 7 को कर दिया, तो 2 से सीधा 7 पे पहुँच गया। वो बात समझ आ रही है। 3 ने 4 को पार्सल किया, 4 ने भी 7 को दे दिया, तो 3 ने भी 7 तक ही पहुंचा दिया। 4 ने 5 को पार्सल किया, 5 ने 11 को पहुंचा दिया। 5 ने 5 को पार्सल किया और 5 ने आगे फिर 11 पे पहुंचा दिया। कहाँ गड़बड़ है भाई, हाँ ठीक है, 5 ने 5 को दिया तो वो भी आगे 11 तक हमारा पहुंच जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो 2 की इमेज आ रही है, देखो ये तो हो गई बात। ये 3 ग्रुप थे, टीचर ने काम दिया, इसको दिया, इसने इसको पार्सल कर दिया, इसने इसको कर दिया, तो 2 ने 7 को भेज दिया। क्लियर। तो 2 की इमेज क्या हो गई 7 हो गई। ऐसे समझना है। लिखेंगे कैसे GOF2, ये ब्रैकेट ना भी लगाओ तो भी चल जाएगी, लेकिन यहाँ पर फिर आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो G ऑफ F2, ठीक है ना। ये वैसे वहाँ का काम है जो मैं यहाँ बता रही हूँ। यहाँ मैंने बताया कि 2 की इमेज क्या है 7 है, तो अब मैं जो वो बता रही हूँ वो यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ कि 2 की इमेज के लिए G ऑफ F2, F2 का मतलब 2 ने ये वाला काम किसको दिया 3 को, यानी कि 2 की इमेज F के अंडर क्या है 3 है, तो ये हो गया G ऑफ 3। G के अंडर 3 की इमेज क्या है 7 है, तो GOF के अंडर जो 2 की इमेज है वो कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। क्या आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं भाई। ये F एक गेम लगा लीजिए, या एक गेम लगा लीजिए चलिए। तो ये 2 ने 3 को अपना चांस दे दिया, ठीक है। फिर ये अगले पाले में जाते हैं तो 3 ने अपना चांस 7 को दे दिया, तो 2 ने 7 को ट्रांसफ़र कर दिया। ये माइंड में रखना है कि F के अंडर क्या हुआ और G के अंडर क्या हुआ। तो GOF ऑफ 2 हम जब फाइंड करते हैं तो G ये O हट जाता है, इसके प्लेस पर ब्रैकेट लग जाती है, और F ऑफ 2 का मतलब 3 आ गया, G ऑफ 3 का मतलब 7 आ गया। 2 की इमेज 7 आ गई। अब अगले एलिमेंट पर आ जाइए। GOF ऑफ 3 की इमेज क्या आएगी, तो G एज इट इज़ O के प्लेस पर ब्रैकेट लग जाएगी और ये बन जाएगा F ऑफ 3। F ऑफ 3 कितना है आपका 4 है, तो G के
अंडर 4 आ गया, यहाँ पर f of 3 4 हो गया। 4 किसको असाइन कर रहा है? 7 को, तो 3 की इमेज भी क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अब हम 4 पे चलते हैं कि GOF of 4 क्या है बेटा? तो GF4 4 की इमेज कितनी है भाई? 5, तो ये बन जाएगा G5। 5 की इमेज G के अंडर कितनी है? 11, तो ये 11 आ जाएगा। और भाई GOF के अंडर हम किसकी इमेज ले रहे हैं? 5 की, ये ब्रैकेट है भाई यहाँ पर, तो ये बन जाएगा GF of 5। मेरे को इसी तरह से राइट करना ऊपर की तरह से, F of 5। और अब ये हमारे पास 5 की इमेज अगेन 5 है, तो ये बन जाएगा G5, और G5 अगेन आपका क्या है? 11 है। तो GOF के अंडर 2 और 3 की इमेज 7 आ रही है, और 4 और 5 दोनों की इमेज कितनी आ रही है? 11 आ रही है। तो ये हमने GOF यहाँ के बाद सीधा यहाँ आ गए और हमने ये फंक्शन डिफ़ाइन किया। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब देखिए कॉन्सेप्ट और समझते हैं हम इसी में, क्या कि कंपोजिशन क्या सिर्फ GOF होती है, A से C तक होती है? नहीं, रिवर्स कंपोजिशन भी होती है। इसके लिए हम एक बार फटाफट अपना वही एग्जाम्पल फिर से याद करते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, A2 A3 A4 A5 B उनके रोल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, और C उनको असाइन किए गए कोड्स हैं। ठीक है भाई, मार्किंग हो चुकी है, बच्चों को नंबर्स मिल चुके हैं। एग्ज़ामिनर, मान लीजिए मैं ही एग्ज़ामिनर हूँ, तो मैंने जो है इन पाँचों के पेपर चेक करके रोल नंबर यहाँ जो मार्क्स हैं वो सबमिट करा दिए हैं। लेकिन मैंने तो 101 102 और 105 को मार्क्स दिए हैं ना। अब क्या होगा? जो मार्क्स मैंने दिए हैं वो मार्क्स यहाँ से बोर्ड में जाएंगे। ठीक है, वो लोग इन मार्क्स को उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो रोल नंबर्स हैं उनसे टैली करेंगे, और उन रोल नंबर्स को उन स्टूडेंट से मैप करेंगे, और वो मार्क्स उन स्टूडेंट तक पहुंच जाएंगे। यानी उल्टा प्रोसेस चलेगा। पहले पेपर दिए, ठीक है, उनको रोल नंबर्स दिए, स्टूडेंट्स हैं उनको रोल नंबर्स दिए, रोल नंबर्स को कोड देकर मार्किंग कराई। मार्किंग के बाद मार्क्स आ गए, मैंने अपनी लिस्ट बनाकर भेज दी कि भाई ये मेरा कोड नंबर है, ध्यान देना, कोड नंबर 101 102 103 104 105, और इनके सबके मार्क्स मैंने लिख कर दे दिए 70 75 80 100 95। ठीक है भाई, मैंने तो लिख कर लिस्ट बनाकर आगे पार्सल कर दिया आउट ऑफ 100। ठीक है, लेकिन अब ये लिस्ट जब आगे जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे कि इनके रिस्पेक्टिव रोल नंबर्स को सर्च करेंगे, इनके रिस्पेक्टिव रोल नंबर्स को सर्च करेंगे जो कि होंगे 1 2 3 4 5, इनसे असाइन करेंगे इन मार्क्स को। ठीक है, और रोल नंबर किससे असाइन हो रहे हैं? रोल नंबर आगे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये नंबर फिर यहाँ तक चले जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम उल्टा गए हैं, अब मेरी बात को समझना, ये मैंने यहीं पर आपका सेट C बना दिया है कोड नंबर, ये मैंने आपका सेट B बना दिया है रोल नंबर, और ये मैंने आपका सेट A बना दिया है स्टूडेंट्स नेम, और यहाँ से यहाँ तक जो मैपिंग गई है कंपोजिशन वो FOG कहलाएगी, जो कि C से A तक जाएगी। गॉट इट? तो GOF ही डिफ़ाइन नहीं होता, FOG भी डिफ़ाइन होता है, और वो किस तरह से डिफ़ाइन होगा? FOGX क्या हो जाएगा? ऑन द सेम लाइन, F पहले बाहर रह जाएगा, G of X, यानी कि पहले हम G के अंडर इमेज देखेंगे, पहले हम G के अंडर ये, अब ये आपका जो है फंक्शन, ये हमारा क्या आ जाएगा? अलग कलर का ले लेते हैं पेन, ये आपका G आ जाएगा, और ये आपका फंक्शन F आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखेंगे, F of GX, क्लियर? तो ये अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, FOG के अंडर 101 की इमेज, ठीक है ना, C से A तक, तो 101 किससे जुड़ा हुआ है? 1 से, तो ये क्या बनेगा? FG of 101, G of 101, यानी 101 किसको कोड मिला था? ये कोड मिला था रोल नंबर 1 को, और रोल नंबर 1 का नाम क्या था? A1 था, तो 101 से हम A1 तक पहुंच जाते हैं। तो ये FOG कहलाती है हमारी कॉम्पोजिशन फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू सेट C। वो C से अगर हम एक ही उसमें बात कर रहे हैं, तो एक ही सेट पर, एक ही केस पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो FOG और
GOF इस तरह से आपके डिफ़ाइन होते हैं। और ये बात आपने ध्यान रखनी है कि FOG और GOF कभी बराबर नहीं होते। इस चीज़ को अब मैं आगे एक और एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। अब हम देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 16। फाइंड GOF एंड FOG बोथ if f is a function from R to R, G is a function from R to R and f and g are given by, ठीक है भाई। ये इतना कंपोजिशन की कंडीशन भी होती है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट कंपोजिशन को अंडरस्टैंड करते हैं। fx इज इक्वल टू cos x एंड gx इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर, देन शो दैट GOF इज़ नॉट इक्वल टू FOG। ठीक है भाई, आप ये समझें कि ये एक मशीन है, ठीक है। फंक्शन में समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। f है, इसमें जब हम x डालेंगे तो वो cos x बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, भी ध्यान देना मेरी बात पर। इसके अंदर जैसे ही आप x डालोगे तो ये cos x बन के बाहर आएगा। यानी अगर मैं इसके अंदर 0 डालती हूँ तो ये cos 0 बन के बाहर आएगा। इसके अंदर मैं 15 डालती हूँ तो ये cos 15 बन के बाहर आएगा। इसके अंदर अगर मैं y डालती हूँ तो ये cos y बन के बाहर आएगा। इस मशीन में अगर मैं z डालती हूँ तो ये मशीन इसको cos z बना के बाहर लाएगी। गॉट इट। इसी तरह से हमारा g फंक्शन है, ध्यान देना है भाई, हमारा g फंक्शन है, ये भी एक मशीन है। ये क्या करती है ये मशीन, इसमें जब आप x एलिमेंट कोई डालते हो, x एलिमेंट कोई डालते हो तो ये मशीन क्या करती है, इस एलिमेंट के स्क्वायर का 3 टाइम्स कर देती है। ध्यान देना कि इस एलिमेंट को बाहर निकाल के इसका स्क्वायर करके 3 टाइम्स कर देती है। क्लियर है, समझ आ रहा है भाई। इनपुट डाला आउटपुट आ गया। कंप्यूटर में आप इनपुट, आजकल तो कंप्यूटर का टाइम है, बहुत आसान है समझना। जैसा आप इनपुट डालोगे, जैसी उस कंप्यूटर की फंक्शनिंग होगी, वैसा ही आउटपुट आपका बाहर आ जाएगा। तो मान लीजिए इस मशीन में 1 डाला गया, 1 डाला गया तो क्या करेगा ये 1 डल के 1 का स्क्वायर इंटू 3, यानी 3 इंटू 1 स्क्वायर, आंसर 3 आ जाएगा। लेकिन इसी मशीन में अगर 2 डाला जाए तो वो 2 बाहर निकल कर 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 जा 12 आ जाएगा। इसी मशीन में अगर मैं 5 डालती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 स्क्वायर 25, 3 जा 75 एंड सो। फ़र्क समझ आ रहा है। दोनों मशीन्स के अलग अलग काम हैं, दोनों मशीन्स के अलग अलग काम हैं। अब हमने करना क्या है कि GOF निकालना है। देखो एक बार मैं जस्ट थोड़ा सा टाइम में लूँगी, कई बच्चे शायद बोर भी हो जाते हों तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक क्लियर नहीं होता है तो आगे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे ये क्वेश्चंस। हमने आगे इन्वर्स भी करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारा पूरा सेकेंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पास होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आगे मैथ्स जब आप पढ़ते हो तो बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा काम क्या है कि हमें ना GOF निकालना है। GOF का मतलब है कि R से R पर, भाई तीनों R है, वहाँ तो क्या होता था, A होता था, B होता था, B होता था, C होता, तो यहाँ तो तीनों R हैं। तो GOF R से R पर मैपिंग चली जाएगी और वो कैसे निकलेगी, G of fx। इसमें क्या हो रहा है कि पहले हमारा आइटम इस रेड मशीन में जा रहा है, पहले हमारा आइटम इस रेड मशीन में जा रहा है जो कि F नाम की है, और ओवरऑल फिर वो आइटम बाद में जब बाहर निकलता है तो वो G मशीन पर ऑपरेट होके बाहर आता है। ध्यान देना मेरी बात पर। हमने यहाँ अंदर, इसके अंदर X डाला, F के अंदर X डाला, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं आपको समझ आएगा या नहीं। F वाली मशीन में X डाला तो इस मशीन ने X का क्या बना दिया, cos x बना दिया, और ये मशीन से उछल के बाहर आ गया cos x। और ये अब G के अंदर कैद हो गया। इस मशीन से उछल कर, इस रेड मशीन से निकल कर ये x बाहर आया, cos x बन गया, और इस cos x को इस G मशीन ने पकड़ लिया। अब ये मशीन इस cos x का क्या करेगी, जैसा इसका बिहेवियर है वैसा ये इसको बाहर निकाल देगी। अब इस G वाली मशीन का क्या बिहेवियर है, इसका बिहेवियर है कि इसके अंदर जो डालोगे उसी का स्क्वायर होके तिगुना होगा, उसी का स्क्वायर होके तिगुना होगा। तो इसमें क्या डल रहा है, cos x। तो भैया अब ये क्या करेगी, ये इसको बाहर निकालेगी cos x के स्क्वायर का तिगुना करके, जो कि बन जाएगा 3 cos स्क्वायर x। गॉट इट।
आया कुछ दिमाग में? तो GOF(x) आपका क्या होगा? अब समझें ध्यान से। G(f(x)), fx की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। fx की वैल्यू क्या है? fx की वैल्यू है cos x, ठीक है। अब g के अंडर cos x की इमेज, तो g का बिहेवियर क्या है? g फंक्शन क्या है? एवरी एलिमेंट के स्क्वायर का 3 टाइम्स है, तो यहाँ x है तो x स्क्वायर का तिगुना है। तो जब मैं यहाँ cos x रखूँगी तो cos x के स्क्वायर का तिगुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ cos x स्क्वायर, जिसे मैं 3 cos स्क्वायर x लिख सकती हूँ। तो ये जो आपका GOF आ रहा है वो 3 cos स्क्वायर x आ रहा है। तो ये तो आपका हो गया GOF। अब हम बात करते हैं बेटा जी FOG की, ठीक है। अब हम बात करते हैं FOG की। अब FOG क्या बताया था मैंने? FOG भी R से R पर मैपिंग है, और FOG का मतलब है F ऑफ GX, यानी आइटम पहले G वाली मशीन में डलेगा, ठीक है। पहले ये G वाली मशीन में मैंने X को डाला, तो ये कैसे बाहर निकला? ये 3x स्क्वायर बन के बाहर आ गया, 3x स्क्वायर बन के। और अब ये आइटम, ये वाला आइटम आगे इस F वाली मशीन में कैद है, तो ये 3x स्क्वायर का ये क्या करेगा? F का बिहेवियर कैसा है? F में जो भी एलिमेंट डलता है वो उसके आगे cos लगा देता है। x डला तो x के आगे cos लगा दिया, 0 डला तो 0 के आगे cos लगा दिया। तो अब इसमें 3x स्क्वायर डल रहा है, तो ये इसके आगे भी क्या लगा देगा? cos ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने मशीन के ढंग से समझाया है। अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अब समझाऊं, थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है कई बार इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। चलिए यहीं से इसको इरेज ही कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, हमें अब समझ तो आ ही गया है कि जो हमारा फंक्शन है मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। बेटा जी देखिएगा, fx तो है हमारा cos x और gx है हमारा 3x स्क्वायर। और अब मैं फाइंड कर रही हूँ FOGX, जो कि आपका बन जाएगा f ऑफ gx। gx की वैल्यू हमने पहले पुट करनी है, जो कि है 3x स्क्वायर, और अब इसके अंडर 3x स्क्वायर की इमेज f के अंडर निकालेंगे, तो f के अंडर इसकी इमेज क्या हो जाएगी? cos ऑफ 3x स्क्वायर। तो ये तो अब आपका GOF था, जो कि 3 cos स्क्वायर x था, और ये आपका FOG है जो कि cos 3x स्क्वायर है, और 3 cos स्क्वायर x कभी भी cos 3x स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब GOFX कभी भी FOGX के इक्वल नहीं होगा किसी भी एलिमेंट के लिए। इसका मतलब GOF और FOG इक्वल नहीं है इन दिस पर्टिकुलर केस। कभी कभी इक्वल हो भी सकते हैं, कभी कभी रेयरली। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अपनी तरफ से एक अलग ही तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है, आप इसको एक बार अच्छे से देखें, समझें। आपने नोटबुक में सिर्फ इतना पार्ट करना है। कई बच्चों को अगर डाउट हो रहा हो तो GOF निकालने के लिए तो आपने सिर्फ इतना पार्ट अटेम्प्ट करना है। ये है आपका GOF, ठीक है भाई। और FOG के लिए आपने केवल ये करना है, ये है आपका FOG। ये दोनों ही आपके सॉल्यूशन हैं। ये सब मैंने एक्स्ट्रा आपको समझाने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और 2 एग्जांपल्स मैंने कराए हैं। आप एक बार अच्छे ठंडे दिमाग से इन चीज़ों को देखें, समझें। कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स और आगे इन्वर्टिबल फंक्शन आएगा, वो देखते हैं। If you like my lectures, then share, subscribe my channel. Thank you.